हेलो पीपल, कैसे हैं आप सब। सो आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर सेशन ऑफ द हिंदू एनालिसिस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 7, 8 और 9 मई के न्यूज़पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं। हम ना सिर्फ एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, यहाँ पे इनफैक्ट छोटी छोटी ऐसी न्यूज होती हैं जो शायद आपको एग्जाम में पूछ ली जा सकती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं बट अक्सर मिस आउट हो जाती हैं। और इस बाई वीकली सेशन का पॉइंट क्या है, द इंटायर पॉइंट इज हर बच्चे के पास कंसिस्टेंसी नहीं होती। हम चाहते हैं कंसिस्टेंट होना, रोज न्यूज़पेपर पढ़ना, बहुत ही अच्छी बात होगी वो, लेकिन फॉर वट एवर रीजन हर साल, हर बार, हर दिन ये कंसिस्टेंसी आ नहीं पाती है ना। तो इसलिए आपके लिए हम लेकर आए ये बाई वीकली सेशंस। बाई वीकली मतलब हफ्ते में 2 बार होने वाले, ट्यूसडे एंड फ्राइडे। इन सेशंस में हम क्या करने वाले हैं, इन सेशंस में हम जैसे आज फ्राइडे है तो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे के न्यूज़पेपर डिस्कस करेंगे आज, और फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे के न्यूज़पेपर हम डिस्कस करेंगे ऑन ट्यूसडे। ओके, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ये लिस्ट है। इनके अलावा जो छोटे छोटे और टॉपिक्स हैं उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस जो हाईलाइट है एक तरीके से न्यूज़पेपर का। सबसे पहले हमास एक्सेप्ट सीज फायर प्रपोजल बाय इजिप्ट एंड कतर। तो इजिप्ट और कतर ने हमास और इजराइल के बीच में एक प्रपोजल रखा कि क्यों ना आप दोनों अपने हथियार फॉर द टाइम बिंग टाल दो या रख दो, एंड एमिकेबली या थोड़ा आराम से हम इस बात को बातचीत करें, नेगोशिएट करें। और इस बात का प्रपोजल हमास ने, विच इज अ मिलिटेंट ग्रुप इन जो पैलेस्टीन वाला रीजन है, जिसने 7 अक्टूबर को अटैक किया था ऑन इजराइल, और उसके बाद इजराइल ने लॉन्च किया था ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या इजराइल ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, क्या हमास कौन है बेसिकली, कब से ये सब चलता आ रहा है, कब तक चलेगा, एंड डज दिस मीन द एंड ऑफ वॉर। सेकंड, इंडियाज ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पीएम मोदी ने हाल ही में स्पीच में एक चीज बोली थी गेमिंग सेक्टर से रिलेटेड, उसको भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज टाइम टू टॉक। टाइम टू टॉक में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे डैम के बारे में जो है तो एक स्टेट में बट उसको मेंटेन दूसरा स्टेट करता है, एंड उसके ऊपर जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज कार्बन फार्मिंग, एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे हाफ हार्टेड क्लाइमेट चेंज वर्डिक्ट के बारे में जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सबसे पहले स्टार्टिंग विथ जो हमास ने एक्सेप्ट किया है सीज फायर प्रपोजल बाय इजिप्ट एंड कतर। तो ये बेसिकली 7 अक्टूबर को हमास एक मिलिटेंट ग्रुप है बेस्ड आउट ऑफ पैलेस्टीन, उन्होंने अटैक किया था इजराइल के ऊपर। तो इजराइल पे जब ये अटैक किया, इजराइल ने रिटेलिएशन में जो ऑपरेशन लॉन्च किया था उसका नाम रखा ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, और तब से लेके अक्टूबर और अभी आधे से ज्यादा साल बीत चुका है, इजराइल हैज नॉट सीज्ड अटैक्स। इजराइल ने ठान लिया है, खासतौर पे उनके प्राइम मिनिस्टर ने टाइम एंड अगेन बोला है कि जब तक हमास का नामो निशान नहीं मिट जाता तब तक हम रुकने वाले नहीं है, ताकि आगे से कोई भी दूसरा मिलिटेंट ग्रुप या कोई भी कंट्री भी इनफैक्ट ऐसी हरकत करने से पहले 4 बार सोचे अगेंस्ट इजराइल। मिलिट्री पावर में बात करें और इंटेलिजेंस की बात करें तो इजराइल इज वन ऑफ द टॉप कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो यहां डज दिस मीन एंड टू वॉर, ये अभी तक क्लियर नहीं है। हालांकि यहाँ पे बोला है, दोनों ही कंट्रीज ने प्रपोज किया है कि सीज फायर करें, बट इससे अभी ये क्लियर नहीं है कि डज दिस मीन एन एंड टू वॉर, क्या इसका मतलब ये है कि वॉर अब खत्म हो गया है, ये क्लियर नहीं है। हमास ने एक्सेप्ट कर लिया है, इजराइल ने अभी तक एक्सेप्ट ऑफिशियली नहीं किया है, तो इट डज नॉट मीन ऑफिशियली एन एंड टू वॉर। बट यहाँ पे सीज फायर ये सब बातें क्यों आती है, क्योंकि फाइनली यूएस ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। यूएस भी अब धीरे धीरे करके बाहर हो रहा है। यूएस जो सबसे बड़ा सपोर्टर था इजराइल का, आर्म्स प्रोवाइड करने से लेके फंडिंग प्रोवाइड करने तक, यूएस हैज ऑलवेज सपोर्टेड इजराइल। फाइनली यूएस ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, ठीक है। तो ये यूएस के प्रेसिडेंट ने इनफैक्ट वार्न किया था इजराइल को कि अब बात बेसिकली हद से बाहर जा रही है, एंड यू शुड टेक कंट्रोल एंड यू शुड सीज फायर नाउ फाइनली, ठीक है। तो यहाँ पे मे बी इजराइल विल लिसन टू इट, क्योंकि यूएस एंड इजराइल आर लाइक दिस। ईरान जो इजराइल का काफी बड़ा दुश्मन है, दोनों कंट्रीज में 1979 के बाद से कभी बनी ही नहीं है, जो इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था उसके बाद से ईरान इजराइल को लिटिल सेटन बोलता है, मतलब छोटा शैतान, और यूएस को बड़ा शैतान बोलता है। तो दोनों ऐसे बड़े भाई छोटे भाई की तरह देखे जाते हैं। अगर यूएस बात कर रहा है यहाँ पे अपने हाथ पीछे लेने का, मतलब मामला थोड़ा ज्यादा सीरियस हो सकता है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। अच्छा, यहाँ पे मैप में एक बार देख के समझते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री, कि ये रहा इजराइल, ये है गाजा स्ट्रिप जहां पे सबसे ज्यादा अटैक, और गाजा स्ट्रिप एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ये है वेस्ट बैंक, एंड ये है सिनाई पेनिनसुला, जो एक वॉर में पहले इजराइल के अंडर नहीं आता था, बट इजराइल ने इसके ऊपर भी कैप्चर कर लिया है, ठीक है। तो यहां पर
ये बगल में एक कंट्री जो नेबरिंग कंट्री आपको दिख रही है ये है इजिप्ट और जॉर्डन। जॉर्डन के साथ इसराइल जो लाइन या बाउंड्री शेयर करती है, वेरी फेमस, इट्स नोन एज आर्मिस्टिस लाइन। और यहीं पे हम आगे जाके न्यूज़पेपर में डिस्कस करेंगे, एक रीजन आता है रफा रीजन। वहां पर 1 लाख से भी ज्यादा लोग कैंप लगा के, इधर उधर से जो बाकी जगहों से डिस्प्लेस हुए हैं वो वहां पर कैंप लगा के रह रहे हैं। तो इसराइल को रोका जा रहा है कि अब रफा जो क्रॉसिंग है इजिप्ट की बाउंड्री से लगती है, वो वहां पर आप अटैक ना करें, क्योंकि 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को वापस अपना बोरिया बिस्तर बांध के, टेंट्स लेकर, अपने कैंप्स लेकर वापस कहां जाना पड़ेगा। नाउ दे डोंट इवन हैव एनी रीजन लेफ्ट। ठीक है, तो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। अच्छा, फटाक से ये नीचे वाले मैप से एक बार समझ लेते हैं कि इजराइल की हिस्ट्री क्या रही है। 1917 में सबसे पहले जो बैलफोर डिक्लेरेशन साइन हुआ था, उसमें इंग्लिश या ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया था यहूदियों को, जिनको हम जूस भी कहते हैं, उनको प्रॉमिस किया था कि हम आपको एक अलग से पीस ऑफ लैंड प्रोवाइड करवाएंगे जहां पे आप पीसफुली रह सकते हो, क्योंकि यहूदियों को हमेशा से ही पूरी दुनिया में ही फॉर वट एवर रीजन्स प्रताड़ित किया गया है। जहां भी उनने रहने की कोशिश की वहां से उनको भगाया ही गया है। तो दे डिड नॉट हैव एनी होमलैंड, मतलब एक जिसे हमारी सरजमीन कहते हैं, वो कभी से यहूदियों की रही नहीं है। जहां भी वो बसते थे वहां से उनको निकाला ही जाता था, या वहां पे इतना प्रताड़ित किया जाता था, जैसे कि जर्मनी की, उनको भागना पड़ता था। हिटलर ने ठान लिया था कि जूस को खत्म करके ही बात मानेगा, तो वहां से जूस को भागना पड़ा। तो दे डिड नॉट हैव एनी मदरलैंड। इंग्लिश ने प्रॉमिस किया कि आपको देंगे थ्रू बैलफोर डिक्लेरेशन। फिर फाइनली 1947 में यूएन का, यूनाइटेड नेशंस जो 1945 में बनी थी, एक रेजोल्यूशन आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि हम पार्टीशन करेंगे इस जमीन का, जो पहले पैलेस्टीन हुआ करता था। दिस जो आपको दिख रहा है पूरा का पूरा, दिस यूज्ड टू बी पैलेस्टीन। 1946 की बात है ये। 47 में प्लान आया और इसके बाद इसी पैलेस्टीन में से कुछ जमीन निकाल के यहूदियों को दे दी गई और फिर बना इजराइल। ठीक है, और पैलेस्टीन में काफी छोटा सा एरिया बच गया। इसके बाद अरब वर्ल्ड को ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई, अरब कंट्रीज को ये बात जमी नहीं कि ऐसे कैसे जमीन उठा के एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या ग्रुप ऑफ पीपल को दे दी। तो उन्होंने अटैक्स किए, आसपास की अरब कंट्रीज ने इजराइल के ऊपर अटैक्स किए। इजराइल और यहूदी हमेशा से माने जाते हैं दे आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, एक्सट्रीमली क्लेवर पीपल। तो उनका मिलिट्री इंटेलिजेंस हमेशा से ही बहुत हाई लेवल रहा है। तो इजराइल ने ना सिर्फ अपने आप को डिफेंड किया, डिफेंड करने में आगे बढ़ के जमीनें भी कैप्चर की। और जैसे कि आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके 1947, 67, 2010 छोटे छोटे वॉर्स के थ्रू इजराइल का नक्शा इतना बड़ा हो चुका है। नाउ दिस एंटायर वाइट पोर्शन इज इजराइल। जो पहले सिर्फ और सिर्फ इतना सा था, वो आज की डेट में इतना बड़ा हो चुका है। तो दिस इज थ्रू ईयर्स ऑफ वॉरिंग एंड फाइटिंग। और इसलिए इजराइल इतना ज्यादा डिफेंसिव भी होता है, क्योंकि हमेशा से इजराइल के ऊपर अटैक्स ही किए गए हैं। आसपास की नेबरिंग कंट्रीज ही फ्रेंडली नहीं है इजराइल के लिए। वो ही चाहती है कि इस पूरे, ईरान ने तो बोला था कि हम तब तक दम नहीं ठानेंगे जब तक इजराइल का नामो निशान हम नक्शे पे से नहीं हटा देते। तो हालांकि यहाँ पे इजराइल थोड़ा सा शायद ओवर रिएक्ट कर रहा है अब, क्योंकि वहां सिर्फ और सिर्फ सिविलियंस मर रहे हैं। हमास के ऊपर उतना अटैक, उतना असर भी नहीं पड़ रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान तो सिविलियंस का ही हो रहा है। फिर भी इजराइल रुकने को तैयार नहीं है। बट एक तरीके से देखा जाए तो इजराइल इज बीइंग एक्सट्रीमली डिफेंसिव नाउ, और अब ये एग्जाम्पल सेट करके ही शायद मानेंगे। चलो, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। अच्छा, जैसे कि मैंने बोला था हम छोटी छोटी न्यूज भी जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे एक ऐसी ही छोटी न्यूज है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अर्जेंटली दे आर गोइंग टू हियर पिटिशंस। किस चीज पे? उत्तराखंड की जो फॉरेस्ट फायर्स लगी हैं उस पर। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर एक इंडिविजुअल यूट्यूब वीडियो भी है ऑन आवर वेरी ओन यूट्यूब चैनल विच इज यस एकेडमी फॉर लॉ। इसमें हुआ क्या था, उत्तराखंड के फॉरेस्ट फायर्स पिछले 6 महीने से 900 से भी ज्यादा फायर्स लग चुकी हैं इस टाइप की। कई सारी छोटी छोटी थी, बुझा दी गई, कई सारी हाथ से बाहर निकल गई। ये वाली जो अभी चल रही है, दिस इज वन सच फायर। अभी तक जितनी भी जंगल में आग लगी है उसने 1100 हेक्टेयर लैंड ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया है। ठीक है, 90% जितनी उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर्स लगती हैं वो डिक्लेयर्ड है कि दे आर मैन मेड, मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज, चाहे जाने चाहे अनजाने, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से 90% ऑफ टाइम्स ये इस टाइप की फायर स्टार्ट होती है। तो सुप्रीम कोर्ट इसी बारे में एक पिटिशन सुनने वाला है। उसमें एमिकस क्यूरे भी है। एमिकस क्यूरे यहाँ पे हमारे हैं मिस्टर के परमेश्वरम, एंड वो सारे के सारे एविडेंस साक्ष्य लाके वहां पे बात कर रहे हैं कोर्ट में। यहाँ पे बात क्या हो रही है, कुछ 59 इंडिविजुअल्स को ऑलरेडी हिरासत में ले चुकी है सरकार।
सॉरी पुलिस, जिनके ऊपर इस तरीके का अंदेशा है कि शायद दे कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉरेस्ट फायर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है स्टेट गवर्नमेंट को कि यार आप यू कैन नॉट रिलाई ऑन आर्टिफिशियल रेन, या आप हाथ जोड़ के रेन गॉड को प्रे नहीं कर सकते, आपको खुद अपने स्टेट के लिए कुछ करना होगा। जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि येस वी आर गोइंग टू डू समथिंग एंड वी आर एक्चुअली गोइंग टू, गैंगस्टर एक्ट वहां पे एक होता है, उसके अंडर हम जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इन फॉरेस्ट फायर्स के लिए पहले भी और अभी भी, उनको गिरफ्तार करेंगे अंडर द गैंगस्टर एक्ट। ओके, अच्छा यहां नेक्स्ट एक छोटी सी इंपॉर्टेंट न्यूज आई थी, इंडिया इंडिस्पेंसिबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ऐसा ऑस्ट्रेलियन एनवॉय ने बोला। ये क्यों बोला है सडनली? ये सडन बिल्कुल भी नहीं है। कुछ टाइम पहले, एक हफ्ते पहले ही, ऑस्ट्रेलिया की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम है पेनी वोंग, उन्होंने ऐसे आरोप लगाए थे और उन्होंने इस तरीके की बात बोली थी कि बेसिकली उन्होंने अपना ऑस्ट्रेलिया की डेमोक्रेसी को अपहोल्ड किया है डिस्पाइट देयर बीइंग फॉरेन इंटरफेरेंस। और ये फॉरेन इंटरफेरेंस जिसकी वो बात कर रहे हैं, ये इसमें इंडिया इंक्लूडेड है, क्योंकि ऐसा एक्यूजेशन था कि इंडिया ने सीक्रेटली स्पाइस छोड़ रखे हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के रिलेशंस हमेशा से काफी अच्छे ही रहे, वी हैव नेवर बीन एनिमीज, हम कोल्ड टर्म्स पे भी कभी भी नहीं रहे। तो ये क्योंकि रिलेशंस इतने अच्छे हैं, और इंडो पैसिफिक रीजन में ऑस्ट्रेलिया के लिए इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस चलते रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब हम इंडो पैसिफिक बोलते हैं, इट मींस इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन वाला जो रीजन आता है, ठीक है। यहाँ पे इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है एंड ऑस्ट्रेलिया नोज दिस। इसलिए ऑस्ट्रेलियन एनवॉय ने बोला है, एक तरीके से गलती सुधारते हुए, स्टेटमेंट सुधारते हुए, कि इंडिया इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर अस। तो अब बेसिकली कुछ टाइम से अगर आप देखें, इंडिया के फॉरेन रिलेशंस या कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज है खासतौर पे, उनका रिएक्शन एक्शन कैसा है टुवर्ड्स इंडिया। तो आप देख सकते हैं, पहले काफी बैकफुट पे रहते थे इंडिया, कि किसी ने कुछ अक्यूज कर दिया या कुछ कर दिया, वी यूज्ड टू डिफेंड आवरसेल्व्स। अब हम थोड़ा फ्रंट फुट पे आ गए, एंड अ वेरी बिग थैंक्स टू आई थिंक आवर वेरी ऑन फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर, कि इंडिया को ये जो फ्रंट फुट पे लेकर आए कि वी डोंट जस्ट डिफेंड आवरसेल्व्स, हम मुंह तोड़ जवाब भी देते हैं, एंड वी आर मेकिंग अ रियली बिग फुटप्रिंट ग्लोबली। तो इस वजह से आप कंट्रीज बेसिकली अफोर्ड नहीं कर सकती है कि इंडिया के साथ रिलेशंस खराब करें, क्योंकि ग्लोबल साउथ की वॉइस अब इंडिया बन चुका है। सो वी आर द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। इफ समबडी वांट्स टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद द ग्लोबल साउथ, दे नीड टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद इंडिया। ओके, अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी बात हो रही है, नीट का एग्जाम जो डॉक्टर बनने के लिए बच्चे देते हैं, एंट्रेंस लेवल एग्जाम, उस नीट के एग्जाम का पेपर लीक हो चुका है, एंड दिस इज अ ह्यूज न्यूज, जिसको ऑब्वियसली ऑपोजिशन ने यूज किया है, क्योंकि अभी इलेक्शन वगैरह चल रहे हैं। तो ऑपोजिशन ने यूज करते हुए इसको बोला है कि 10 सालों से यही होता आ रहा है, कब तक और चलेगा। बच्चे सालों साल प्रिपेयर करते हैं, कई कई साल ड्रॉप लेके प्रिपेयर करते हैं, उनको फाइनली लगता है वी आर डन विद द पेपर, एंड उसके बाद उनको पता चलता है कि पेपर तो लीक हो गया था, अब री एग्जाम होगा। तो दिस लीड्स टू अ लॉट ऑफ डीमोटिवेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ डिस्करेजमेंट, ये सब चीजें होती है उसके वजह से, विच इज अ ट्रू थिंग, सही बात है ये, बट प्रोबेबली वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इसको यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पहले भी पेपर लीक होते ही थे जब दूसरी गवर्नमेंट थी तब भी। बट एनीवे, दिस इज अ ह्यूज इशू, इसके ऊपर कुछ रिफॉर्मेटरी लॉ, इट्स हाई टाइम कि अब आ जाना चाहिए। अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, ये भी बहुत छोटी सी न्यूज है। एक अमिड रो ओवर फेक वीडियो, इलेक्शन कमीशन ने वार्न किया है पार्टीज को कि भाई एआई बेस्ड टूल्स को मिसयूज ना करें। जैसे कि आजकल इंस्टाग्राम पे भी आपने देखा होगा, एक रील बहुत फेमस हुई थी जिसमें एक बंदा डांस कर रहा होता है, वो ऐसे लगता है जॉन अब्राहम है, फिर एकदम से शिफ्ट होकर लगता है अर्जुन रामपाल है, फिर एकदम से शिफ्ट होकर कोई और ही बन जाता है। दैट इज डीप फेक। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब इस लेवल पे पहुंच चुका है कि मुझे आई वॉज कन्विंस्ड कि वो जॉन अब्राहम है, कोई भी देखे दे विल बी कन्विंस्ड, क्योंकि एकदम हू बहू फेस सुपर इम्पोज हो गया है। तो आज की डेट में आप किसी का कोई वीडियो देखते हैं, ऑडियो तक सुनते हैं, आपको आवाज सेम लगेगी, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि ये डीप फेक नहीं है। और इसी के चलते ऑपोजिशन पार्टीज या पार्टीज एक दूसरे को अटैक करने के लिए इस तरीके की वीडियो एक दूसरे की, जैसे कि अभी रिसेंटली हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के ऊपर एक वीडियो ऐसी रिलीज हुई थी, तो इस चीज को यूज कर रहे हैं, विच इज टेरेबल। मतलब लोगों को या वोटर्स को अलग लेवल पे मैनिपुलेट कर सकता है, क्योंकि सबको पता भी नहीं है
इंडिया का आम आदमी, मिडिल क्लास मैन, दे आर नॉट इवन अवेयर कि इस तरीके के डीप फेक चल रहे हैं। वो तो बिलीव कर लेंगे जो उनको दिखेगा। तो इलेक्शन कमीशन ने वार्न किया है पॉलिटिकल पार्टीज को कि इस तरीके की हरकतों में इंगेज ना करें। अच्छा, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, हाफ हार्टेड क्लाइमेट चेंज वर्डिक्ट। अब ये जो हाफ हार्टेड क्लाइमेट चेंज वर्डिक्ट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ही दिनों पहले एक डिसीजन दिया था जिसमें बोला था कि वी हैव अ राइट, वी एज इंडिविजुअल्स वी हैव अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज विच आर हैपनिंग। मतलब ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर पे एडवर्स खराब इफेक्ट पड़ रहे हैं, इससे प्रोटेक्टेड रहने का हमारा अधिकार है। तो एक फ्लो चार्ट बना के समझेंगे इसको, ठीक है। तो यहां पर बोला है सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन हो गया एक तरफ कि हमारे पास राइट है, अधिकार है एज अ कॉमन मैन टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट the adverse effects of climate change, ठीक है। दूसरे तरफ कुछ दिनों पहले ही एक और मामला सामने आया जो कि था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में, जो हम पहले भी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक तरीके की बर्ड होती है, वन ऑफ द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स, जो पहले जिनकी तादाद कई ज्यादा होती थी बट अब सिर्फ कुछ 100 या 1,000 में बची है। इनका IUCN स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अब ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड की पॉपुलेशन और भी ज्यादा कम हो रही है, खासतौर पे गुजरात और राजस्थान के स्टेट में, क्योंकि वहीं पर ये पाई जाती हैं, इनका नेचुरल हैबिटेट है वहां पे। क्योंकि जो हाई ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, मतलब जैसे आप देखते हैं ना बिजली की तारें, ये हाई ट्रांसमिशन लाइन जो हवा में लगी हुई होती है एक खंबे से दूसरे खंबे, इससे टकरा के ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स मर रहे हैं। क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे उड़ते हैं, क्योंकि दे आर हैवी बर्ड्स, तो ये इससे टकरा के और भी ज्यादा मर रहे हैं एंड इनकी पॉपुलेशन और भी ज्यादा कम हो रही है। तो यहाँ पे दो कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट आ रहे हैं। कैसे? एक तरफ कायदे से ये हाई ट्रांसमिशन लाइन हटानी चाहिए क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पार्ट ऑफ आर नेचर इकोसिस्टम, एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, मतलब इससे ज्यादा कम हुए, खत्म हुए तो एक्सटिंक्शन के कगार पे आ जाएंगे। इनको प्रोटेक्ट करना है, जिसके लिए हाई टेंशन या हाई ट्रांसमिशन लाइन हटानी पड़ेगी। दूसरे तरफ है हमारा अधिकार क्लाइमेट चेंज से बचने का। क्लाइमेट चेंज से बचने का एक सबसे बड़ा तरीका है रिन्यूएबल एनर्जी। और रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर एनर्जी। इन पे हमको शिफ्ट करना पड़ेगा, फॉसिल फ्यूल्स के से दूर जाके, जहां से ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस बहुत ज्यादा होती हैं, उनसे दूर हटके वी नीड टू शिफ्ट टुवर्ड्स रिन्यूएबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब गुजरात और राजस्थान में ये सोलर पावर से ही एनर्जी जनरेट करके हाई ट्रांसमिशन लाइन को यूज करके इधर से उधर पहुंचा रहे हैं। तो एक तरफ हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए हाई ट्रांसमिशन लाइंस बना रहे हैं, और दूसरे तरफ उन्हीं हाई ट्रांसमिशन लाइन से एक पर्टिकुलर बर्ड स्पीशीज खत्म होने की कगार पे आ चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था, और उस बैलेंस करने की कोशिश में एक बहुत ही हाफ हार्टेड जजमेंट दिया है। हाफ हार्टेड मतलब आधे दिल से की हुई कोई चीज जो करने का पूरी तरीके से किसी का मन ना हो बट करना पड़े, हाफ हार्टेड। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने और भी बहुत सारे एग्जांपल्स लिए कि हम किस तरीके से एक बैलेंस बनाएं, क्योंकि जैसे और भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, जैसे हाइड्रो पावर के लिए डैम बनाने पड़ते हैं, लेकिन हिमालयन रीजन में, उत्तराखंड ले लो आप, सिक्किम ले लो, यहाँ पे जो डैम्स बनाए जा रहे हैं उनके वजह से इकोसिस्टम पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो एक तरफ हमको शिफ्ट करना है रिन्यूएबल एनर्जी पे, दूसरी तरफ हमको एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। दोनों इंटरेस्ट को कैसे बैलेंस करें? इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है कि जैसे कर्नाटका की बात कर लें, यहां पर बहुत सारे बड़े बड़े बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए कई एकड़ ऑफ ग्रेजिंग लैंड लिए गए। ग्रेजिंग लैंड मतलब जहां पे जानवर चरते हैं, खाना खाते हैं, वो लैंड प्रोजेक्ट के अंडर ले लिए गए। तो नाउ वहां पे एनिमल्स आर सफरिंग।
एक और एग्जांपल यहाँ पे ले ले तो गुजरात के कच्छ में एक बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एक पूरा कंजर्वेशन एरिया बनाने के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया जहां पे माइग्रेटरी बर्ड्स आती थी और जो कि मालधारी ट्राइब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था, उसको 1400 एकड़ का एरिया इस प्रोजेक्ट के अंडर ले लिया गया। तो किस तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे वॉज द क्वेश्चन बिफोर सुप्रीम कोर्ट। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली बोला कि वी नीड टू रीच एन ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन विच इज ट्रू। इस आर्टिकल का सजेशन क्या है कि बजाय इसके कि वी टेक द अप्रोच ऑफ वन शूज फिट्स ऑल, मतलब पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जिस तरीके से जा रही है उसी तरीके से सेम इंडिया भी जाए, दैट्स नॉट नेसेसरी। हम अपना लोकलाइज्ड अप्रोच यूज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल रूफटॉप एंड अदर डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, इनसे अकेले से 600 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। तो हम लोकलाइज तरीके अगर यूज करते हैं तो शायद इतने बड़े बड़े डिस्ट्रक्शंस या इतनी बड़ी बड़े सैक्रिफाइसेस से हम बच पाए, क्योंकि डैम्स में तो कई कई एकड़ के विलेजेस, फॉरेस्ट लैंड जहां जानवर रहते हैं, वो सारे नेचुरल हैबिटेट पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डैम के अंडर आ जाता है। और अभी डैम का कंस्ट्रक्शन इतने जोरों शोरों से चल रहा है पूरे कंट्री में कि और पता नहीं कितनी ज्यादा जमीन, जंगल, फॉरेस्ट, ग्रेजिंग लैंड्स ऑलरेडी अब डैम के अंदर भी आएंगे। तो इसके लिए एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच लेने का सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि, और कोर्ट ने अपना बेसिकली जजमेंट को और एक्सपैंड करके बोला है कि लेट्स थिंक अबाउट द पॉजिटिव पोटेंशियल्स। एंड व्हाट आर द पॉजिटिव पोटेंशियल्स, कि जैसे बेसिकली एक एक्सपर्ट कमिटी बना के अगर हम ऑल्टरनेटिव वेज निकालें जो लेस डैमेजिंग है, तो वी कैन श्योरली वर्क आउट समथिंग विच कैन बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ बोथ पार्टीज। इकोसिस्टम को भी जो बचा के चले और ह्यूमंस का जो ये नया न्यू फाउंड राइट है टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, इससे बच पाए। ठीक है, सो दैट इज द एंटायर पॉइंट ऑफ दिस आर्टिकल। नेक्स्ट, टाइम टू टॉक में भाई लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई है और बोला जा रहा है कि भाई समय या वक्त आ चुका है दैट वी नीड टू देयर इज बेसिकली टाइम टू टॉक अबाउट दिस। यहां बात हो रही है एक ऐसे डैम की जिसका नाम है मुल्ला पेरियर। ये डैम है केरला में। ठीक है, इस डैम का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1887 में और कंप्लीट हुआ था 1895 में। तो ये डैम 100 से भी कई ज्यादा साल पुराना है। इस डैम का होना केरला में और इसका मेंटेनेंस पूरा का पूरा, इसका जो पानी होता है उसका यूज पूरा का पूरा, एवरीथिंग इज डन बाय तमिलनाडु। बात यहां पर यह है बेसिकली कि तमिलनाडु और केरला के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, लड़ाई चलती रहती है, जिसके वजह से ये डैम जो इतना ज्यादा ओल्ड है और इसमें बहुत अब हाई मेंटेनेंस की जरूरत है, अदरवाइज ये डैम टूट सकता है, ढह सकता है और आसपास का पूरा एरिया विल बी सबमर्ज्ड इन वाटर, डिस्ट्रॉयड बाय इट। इस चीज पर दोनों ही स्टेट्स ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि दोनों स्टेट्स को लीगली एक प्लेटफॉर्म पर आकर लीगली बाकायदा डिस्कस करना चाहिए, अपनी लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट को साइड में रख के कि भाई इसका मेंटेनेंस कैसे करना है और अच्छे तरीके से इस डैम को रीबिल्ड या जहां पे भी गड़बड़ी आ रही है, कंस्ट्रक्शंस में ब्रेकेज आ रहा है, वहां सब सुधारना चाहिए। बिकॉज इतना पुराना डैम होते हुए अभी तक इट्स स्टैंडिंग, इट्स अ ह्यूज फीट, बट ज्यादा लंबे टाइम तक ये नहीं रहेगा अकॉर्डिंग टू अ फ्यू रिसर्चेस एंड रिपोर्ट्स। ठीक है, अच्छा अब इसके बारे में थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये डैम जो बनाया गया है, दिस इज मेड ऑन अ वेरी फेमस रिवर जिसको हम बोलते हैं पेरियार रिवर। पेरियार रिवर को केरला की लाइफ टाइम भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द लाइफ टाइम ऑफ केरला। ठीक है, ये एक पेरिनियल रिवर है। पेरिनियल मतलब जो पूरे साल बहती है, इस तरीके की रिवर है ये बेसिकली वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है एंड जाकर ये वेस्टर्न घाट्स के थ्रू निकलते हुए और पेरियार नेशनल पार्क से के थ्रू निकलते हुए ड्रेन आउट हो जाती है अपने बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, कई सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, काफी मोटी मेजर रिवर है, इसलिए लाइफ टाइम ऑफ केरला, क्योंकि इरिगेशन मेजर जहां भी पानी की जरूरत होती है केरला में वो पेरियार रिवर से ही जाता है। तो दिस डैम इज मेड ऑन पेरियार रिवर। ओके, सो द एंटायर पॉइंट इज कि अब टाइम आ चुका है कि दोनों ही स्टेट्स अपने कॉन्फ्लिक्ट साइड में रख के इस डैम के फ्यूचर के बारे में सोचें, और अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है या टूट जाता है तो बहुत जितने ज्यादा नुकसान होगा वो दोनों स्टेट्स मिलके भी नहीं भर पाएंगे। एंड हेंस
द टाइम टू टॉक। अच्छा, गेटिंग टू अ न्यू लेवल इन इंडियाज ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर। यहाँ पे सबसे पहले पीएम मोदी की बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने ही ये एस्टैब्लिश किया था कि हमारा विजन है इंडिया को ग्लोबल गेमिंग हब बनाने का। इंडिया में भी बाकायदा रिकग्नाइज करने लगे हैं आप कि भैया दो तरीके के गेम्स होते हैं, एक स्किल बेस्ड और एक चांस बेस्ड, ठीक है। क्योंकि भले ही आपको देख के ऐसा लग रहा है कि ये सट्टा लगा रहे हैं प्लेयर्स के ऊपर, प्लेयर्स जो खेल रहे हैं, बट इट्स एक्चुअली बेस्ड ऑन स्किल्स। पहले से लोगों के पास काफी ज्यादा डेटा होता है, वो प्लेयर किस तरीके से खेलता है उसका आकलन करके, उसका अंदाजा लगा के फिर वहां पर बेसिकली पैसे लगाते हैं। सो इट्स अ स्किल बेस्ड गेम। तो यहाँ इंडिया में भी डिमार्केशन हो चुका है स्किल बेस्ड गेम्स पे और चांस बेस्ड गेम पे, ठीक है। और इंडिया को ग्लोबल गेमिंग हब बनाने का विजन है। अब इंडिया में गेमिंग से रिलेटेड दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। एक तो जितना ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है गेमिंग, पिछले कई सालों में आपने भी न्यूज में पढ़ा होगा, देयर हैव बीन सेवरल सुसाइड्स जो ऑनलाइन गेमिंग के कारण हो चुके हैं। ना सिर्फ ये, रिसेंटली एक काफी बड़ी न्यूज भी आई थी जिसमें ऑनलाइन या डिजिटल किडनैपिंग हुई थी। एक बच्चे को किसी ने ऑनलाइन गेमिंग में, कोई गेम साथ में खेलते होंगे वो, उसमें कन्विंस कर दिया कि कुछ लोग हैं जो चाकू लेके एकदम ढूंढ ही रहे हैं उसको मारने के लिए। तो वो घबरा गया, फिर उसको बोला कि हमारे पास एक जगह है, हम तुमको बताते हैं, तुम उधर जाके छुप जाओ तो यू विल बी प्रोटेक्टेड। वो जाके छुप गया, उसके पेरेंट्स उसको ढूंढने में लगे थे। तो फिर इस इंसान ने कॉन्टैक्ट पेरेंट्स को किया और बोला अगर मुझे इतनी फिरौती की रकम दोगे तब मैं आपको अपने बेटे का पता बताऊंगा। तो आजकल डिजिटल किडनैपिंग भी हो रही है। तो ये अगर गेमिंग सेक्टर को हम बड़ा करते हैं तो एक बहुत बड़ी रिस्क तो ये है कि कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है वो। दूसरी बहुत बड़ी रिस्क है दैट ऑफ एडिक्शन। गेमिंग इज अ थिंग जिससे एडिक्शन होती है। तो इन दोनों चीजों से हम डील कैसे करेंगे? कंप्लीट बैन तो अब नहीं लगा सकते लेकिन रेगुलेट किया जा सकता है। और एक तरीका ऑलरेडी सरकार यूज करती है रेगुलेट करने का, जो हमारी जीएसटी काउंसिल ने सजेस्ट किया था, एंड दैट इज ऑफ बेसिकली गेमिंग से जो भी रकम आप कमाते हो उस पर 18% और 28% जीएसटी लगाने का। एक रीजन इसके पीछे ये भी है कि भाई जब रेवेन्यू सोर्स है तो गवर्नमेंट क्यों पीछे रहे रेवेन्यू कमाने से, ये भी है। और दूसरा रीजन ये भी है कि रेगुलेट करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है थ्रू जीएसटी लगा देना, बेसिकली टैक्सेशन रिजीम के अंडर गेमिंग को भी ले आना। क्योंकि विजन तो ये बन चुका है कि इंडिया को गेमिंग हब बहुत ही जल्द बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे बात होती है नेक्स्ट सॉफ्ट पावर की, और इसमें बोला जा रहा है कि ये जो सारी डेफिशिएंसीज हैं, जो कमियां हैं, जैसे कि एडिक्शन और ये सारी चीजें, इनको रेमेडी करके इंडिया स्टैंड्स एट अ डिसजंक्टिव जंक्चर टू इमर्ज एज अ प्रोमिनेंट ग्लोबल गेमिंग हब। तो बेसिकली, और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे की गई कि हमारा गेमिंग सेक्टर बहुत आगे जा सकता है, क्योंकि गेमिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ऑफ स्टोरीज। आप कोई भी गेम देखोगे वो एडिक्टिव तब होता है क्योंकि उसमें स्टोरी टेलिंग बहुत ज्यादा होती है। और इंडिया तो इतना कल्चरली रिच है कि हमारी इतनी सारी ऑलरेडी माइथोलॉजिकल स्टोरीज है कि उनके ऊपर ही गेम बना लिया जाए तो नेवर एंडिंग लिस्ट ऑफ गेम्स वील हैव। तो वी हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। लेकिन अगर सिर्फ एक अच्छा खासा रेगुलेटरी रिजीम बन जाए और स्क्रूटिनी, जिसमें स्क्रूटनाइज किया जा सके ताकि इस तरीके के फ्रॉड्स ना हो, ये सिस्टम अगर फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश हो सकता है तो वी कैन रीच न्यू हाइट्स इन द गेमिंग सेक्टर। ओके, अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, नेक्स्ट आते हैं हम 8 तारीख के न्यूज़पेपर पे। 8 तारीख में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड है। सबसे पहले वेस्ट नाइल फीवर। वेस्ट नाइल फीवर क्या होता है, किस जगह पे फैल रहा है, ऑल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सेकंड, रायथू भरोसा, जिसको रायथू बंधु बोला जाता था पहले, ये क्या चीज है, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद पीलियाटिव केयर। तो पेलियाटिव केयर को काफी सारे लोग यूथनेशिया से कंफ्यूज करते हैं, विच इज मर्सी किलिंग। हम देखेंगे हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम मर्सी किलिंग एंड व्हाट इज पेलियाटिव केयर बेसिकली। नेक्स्ट, प्लास्टिक सोल्यूशन क्या है ये देश, जो बहुत सारे 179 से भी ज्यादा कंट्रीज इसके बारे में बात कर रहे हैं अभी, और नवंबर में एक और भी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें भी इसी के बारे में बात करेंगे। तो ये है क्या चीज। एंड लास्ट में 2 टॉपिक्स, यूके डिपोर्टिंग माइग्रेंट्स, जो रुआंडा के माइग्रेंट्स हैं उनको डिपोर्ट कर रहे हैं यूके, एंड ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। इसमें जो एडवर्टाइजर्स होते हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, जो कि पोर्टल पे शिफ्ट होगा, मतलब पोर्टल पे डिस्प्ले होगा फॉर एवरीवन टू सी। सबसे पहले स्टार्टिंग विथ वेस्ट नाइल फीवर। अच्छा, एक छोटी सी खबर देख लेते हैं, अपडेट देख लेते हैं पिछले न्यूज़पेपर से। बेसिकली कि हमने बात की थी कि यहाँ पर
सीज फायर की बात हो रही थी इजराइल और हमास के बीच में, लेकिन इजराइल ने वो एक्सेप्ट ना करते हुए अपने टैंक्स राफा में भेज दिए। अब ये राफा जो एरिया है ये बॉर्डर करता है इजिप्ट से, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं राफा क्रॉसिंग। और अब राफा को अगर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है तो ऑफिशियली गाजा स्ट्रिप के साथ सारा का सारा ह्यूमैनिटेरियन कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये राफा अगर अटैक करते हैं, जिसको स्ट्रिक्टली यूएस ने तक मना किया है इजराइल को कि बी वार्न्ड, जो आप करने जा रहे हो डू नॉट अटैक ऑन राफा। तो यूएस के वार्निंग के बाद भी इजराइल हैज स्टार्टेड मूविंग टैंक्स टूवर्ड्स राफा क्रॉसिंग। तो जो सीज फायर की जिसकी हमने बात की थी पिछले आर्टिकल में, वो इजराइल ने एक्सेप्ट नहीं किया और इजराइल ने बोला है कि हम सीज फायर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो कंडीशंस थी वो मानी नहीं थी। दैट्स वाई वील कंटिन्यू द वॉर एंड वील कंटिन्यू विद द अटैक्स एज वेल, जब तक हमास कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता। अच्छा, जिसकी हम बात कर रहे थे, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेस्ट नाइल फीवर। ये वेस्ट नाइल फीवर एक नए तरीके का फीवर फैला हुआ है केरला में, खासतौर पे कोझिकोडे डिस्ट्रिक्ट नाम की एक जगह है, वहां पे केसेस इसके डिटेक्ट हुए हैं। ये एक वायरस जो होता है उसको बोलते हैं फ्लैवी वायरस। फ्लैवी वायरस से होने वाला है ये, और एक और जापानीज बीमारी होती है उससे काफी ज्यादा सिमिलर है। ये ना काफी इंटरेस्टिंग तरीके से होता है। ये एक मॉस्किटो होता है जिसका नाम होता है क्यूलेक्स, मॉस्किटो स्पीशीज का नाम है। तो ये जो मच्छर होता है ये जब बर्ड्स को काटता है, पहले जिस बर्ड में ये वायरस होता है उन बर्ड्स को काटता है, और वो बर्ड्स को काटने के बाद जब ये मच्छर ह्यूमंस को काटता है तो ये वायरस ट्रांसफर होके ह्यूमंस में चला जाता है, एंड तब जाके ह्यूमंस को ये वेस्ट नाइल फीवर नाम की चीज होती है। ये वायरस जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, और अगर ये होता है तो इसके कई सारे सिम्टम्स हैं जो हम अभी आगे जाके देखेंगे। अच्छा, ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांजिशन अभी तक कोई केस नहीं आया, मतलब डायरेक्टली मच्छर काटता है तभी फीवर होता है, अभी तक केसेस में इतना ही सामने आया है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांजैक्शन अभी तक इसका नहीं दिखा है, तो एटलीस्ट ये ग्लोबल लेवल पे या बड़े लेवल पे पैंडेमिक बनने के चांसेस के काफी कम है, लेकिन स्टिल काफी ज्यादा फेटल और डेडली है ये। क्यों? क्योंकि इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो ज्यादातर टाइम दिखते ही नहीं है। 80% ऑफ द पेशेंट्स में जो इसके सिम्टम्स होते हैं बहुत सिंपल से सिम्टम्स होते हैं, और इसके आपको लगेगा आपको वायरल फीवर आया है, लेकिन इट कुड बी फेटल क्योंकि इससे पैरालिसिस अटैक भी आ सकता है। आपको हाई फीवर हो सकता है, गले में थोड़ी स्टिफनेस हो सकती है, हेडेक हो सकता है, स्ट्यूपर ऐसे थोड़ा नशे में ऐसे जैसे फील होता है वो हो सकता है, डिसओरिएंटेशन हो सकता है। ये सब बेसिक फीवर के जो सिम्टम्स होते हैं, फिर धीरे धीरे करके इंसान कोमा और पैरालिसिस में चला जाता है। खतरनाक क्यों है? क्योंकि आपको सिम्टम्स दिखेंगे भी नहीं टिल इट विल बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली लेट, तो आपको सिम्टम्स भी नहीं दिखेंगे। और डबल खतरनाक इसलिए क्योंकि इसकी अभी तक कोई वैक्सीनेशन भी नहीं है दुनिया में। तो अच्छा, इस वायरस के सबसे पहले केसेस जो देखने को आए थे वो इट वाज सीन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1953, और डिटेक्ट होके बाकायदा पता चला था कि भाई ये पैथोजेनिक बर्ड्स के लिए नहीं है 1997 में। ठीक है, अच्छा, ये वायरस कहाँ कहाँ देखा जाता है? ये जो भी माइग्रेटरी बर्ड्स आती है ना, वो जो रूट लेती हैं, जैसे कि रूट इनका हो जाता है थ्रू यूरोप, थ्रू मिडिल ईस्ट, थ्रू नॉर्थ अमेरिका एंड देन फाइनली वेस्ट एशिया। ये पूरा रूट जहां जहां से लेती है माइग्रेटरी बर्ड्स, वहां वहां पर ये वायरस फैलता हुआ पाया जा रहा है रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। सो दिस इज नोन एज वेस्ट नाइल वायरस। ओके, अच्छा, नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन ने रोका है राइथू भरोसा को अंडर दिस, मतलब तेलंगाना में स्कीम को लॉन्च होने से। राइथू वायरस अब है क्या? यहां बेसिकली ऐसे समझ लीजिए कि किसान जो होता है, फार्मर लोन लेने के लिए या पैसे लेने के लिए जाता है अलग अलग जगहों पे, लेनदारों के पास कई बार जाता है। लेनदार बड़े बड़े हैवी इंटरेस्ट पे उनको लोन देते हैं, और उसके वजह से अगर किसान चुका नहीं पाते तो बहुत हैवी डेट के अंदर चले जाते हैं, है ना, जिसकी वजह से काफी ज्यादा फार्मर सुसाइड भी हमारे सामने आया है पिछले कुछ सालों में, और काफी सालों से ही इंडिया में तो प्रॉब्लम फार्मर सुसाइड की चलती ही आ रही है। यहां पर सरकार ने ये सब होने से बचाने के लिए पीएम किसान योजना लॉन्च की थी, जो कि एक बेसिकली
सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसका मतलब सेंट्रल सेक्टर मतलब इसका पूरी फंडिंग सेंटर प्रोवाइड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ये लॉन्च की थी। इसी तरीके से कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं या स्कीम्स होती हैं जो स्टेट और सेंटर साथ में उसकी फंडिंग प्रोवाइड करता है डिवाइड करके, जैसे द वन वी आर टॉकिंग अबाउट रायतू, जिसको पहले बंधु बोला जाता था, अब बोलते हैं भरोसा। ये तेलंगाना में या आंध्र प्रदेश में इस तरीके की स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसमें फार्मर्स को सोइंग सीजन से पहले, मतलब बीज जो बोते हैं उसके सीजन से पहले एक पर्टिकुलर रकम, जैसे पीएम किसान के अंदर कुछ 6,000 रुपए दिए जाते थे, ये रायतू के अंदर आई थिंक कुछ 13,000 रुपए दिए जाते हैं, जिसमें 6,000 इंक्लूडेड होते हैं किसानों को। एंड ये रकम उनको एक जो सोइंग सीजन आता है, जब बीज बोते हैं उसके पहले मटेरियल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, पैसों की तभी ज्यादातर टाइम जरूरत पड़ती है, उस टाइम पर ये फंड्स रिलीज किए जाते हैं, डायरेक्टली किसानों को दिए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ने अंडर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, अभी जो क्योंकि जिसको हम आचार्य संहिता कहते हैं हिंदी में, ये क्योंकि इलेक्शंस चल रहे हैं इसलिए ये लगाई गई है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंडर इलेक्शन कमीशन ने ये रायतू भरोसा के अंडर जो फंड्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे उसको होने से रोक दिया है। क्यों रोका है? क्योंकि मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट के अंडर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी कोई भी चीज नहीं कर सकती जब ये एमसीसी लग चुका होता है जिससे वोटर्स मैनिपुलेट हो। इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग जैसे ही इलेक्शन अभी आने वाले हैं, पास में आ चुके हैं, वोटिंग स्टार्ट होने वाली है, इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग उसके जस्ट पहले स्टेट फार्मर्स को ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था और मेजॉरिटी पॉपुलेशन फार्मर्स की है, तो इसी के अकॉर्डिंग ये एक तरीका है मैनिपुलेट करने का या बरगलाने का फार्मर्स को, वोटर्स को बेसिकली गुमराह करने का। स्टेट का इसमें ये कहना है कि हम तो ये फंड्स सीजनल बेसिस पे निकालते हैं, तो जब सीजन आता है तो हम ये फंड्स फार्मर को दे देते हैं, इसका इलेक्शन से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर फिलहाल के लिए, जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते तब तक के लिए, इसके रिलीज पर, ये जो एड रिलीज करते हैं रायतू भरोसा तेलंगाना में, इसके ऊपर रोक लगा दी है, ठीक है। अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, जैसे कि मैंने बोला था, ब्रॉडकास्ट सेवा करके एक नया पोर्टल बना है जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंडर आएगा। इस ब्रॉडकास्ट सेवा में जो भी एडवर्टाइजर्स होते हैं वो एक सेल्फ डिक्लेरेशन साइन करके बाकायदा यहाँ पे भरेंगे कि जो भी हम एडवर्टाइज कर रहे हैं उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी हम खुद लेते हैं। दिस हैज कम इन द लाइट ऑफ, ये सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया ऐसा करने का, दिस हैज कम इन द लाइट ऑफ जो रिसेंट बहुत लंबा केस चला है सुप्रीम कोर्ट के सामने बाबा रामदेव का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट इतना ज्यादा नाराज हो गई है कि 3 बार अपॉलॉजी भी एक्सेप्ट नहीं की है और उत्तराखंड की अथॉरिटीज को तक घसीट लिया कि ये इस तरीके के प्रोडक्ट्स बेच रहे थे लेकिन आपने क्यों ध्यान नहीं दिया, उनसे तक अपॉलोजाइज करवाया एंड कुछ एम्प्लॉयज इवन लॉस्ट देयर जॉब्स। हुआ क्या था, कोविड के टाइम से ही चलता आ रहा है कि बाबा रामदेव इस तरीके की दवाइयां निकाल के, कोविड के टाइम पे भी उन्होंने एक दवाई निकाली थी एंड ही क्लेम्ड कि सिर्फ ये एक मेरी वाली जो दवाई है पतंजलि की, सिर्फ ये क्लिनिकली टेस्टेड है, बाकी सारी बकवास है। और बाबा रामदेव बीइंग सच अ ह्यूज योगा गुरु, सारे के सारे एटलीस्ट ओल्डर जनरेशंस तो उनको आंख बंद करके फॉलो करती हैं। तो अब जब आप इतने बड़े लेवल पे सोशल इन्फ्लुएंसर हो तो आपकी तो और भी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, और उस जिम्मेदारी के होने के बावजूद अगर आप लोगों को गुमराह कर रहे हो तो उससे गलत कुछ हो ही नहीं सकता, जो कि ये कर रहे थे। बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कैंसर, हार्ट डिसीज, डायबिटीज तक में इन्होंने ऐसा बोला है कि एलोपैथी की मेडिसिन छोड़ के ये आयुर्वेद या पतंजलि की मेडिसिन पे शिफ्ट हो जाओ। दिस कुड हैव बीन फेटल फॉर मेनी पीपल। कुड हैव बीन क्या हो सकता है, कई लोगों के लिए हो भी, हमको पता ना हो, जस्ट बिकॉज ऑफ फॉल्स एडवर्टीजमेंट। लोग डायबिटीज की अपनी दवाइयां छोड़ के पतंजलि की आयुर्वेदिक दवाइयों पे शिफ्ट हो चुके थे और जिसकी वजह से उनकी डायबिटीज आउट ऑफ कंट्रोल चली गई। सेम विद कैंसर, ऐसा क्लेम करना कि आप ये दवाई खाते हो तो कैंसर आपका क्योर हो जाएगा। इमेजिन, कैंसर जिसमें इतना इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट्स की जरूरत पड़ती है, वो सिर्फ आप अपने प्रॉफिट के लिए इस तरीके से लोगों को गुमराह कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा या नाराज होना बहुत ज्यादा लेजिटिमेट रीजन था और ना अपॉलॉजी एक्सेप्ट करना भी बहुत ज्यादा लेजिटिमेट था। और उसी के चलते अब एक ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल है जहां पे इस तरीके का सेल्फ डिक्लेरेशन हर एक एडवर्टाइजर, ना सिर्फ वो बल्कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी
उनको भी बोला है कि भैया आप भी बच के चलो, आपको भी एक आध दिन घेरे में ले लेंगे। कुछ भी चीज मुंह खोल के एडवर्टाइज मत कर दिया करो जब तक तुम खुद ना जानते हो उसके बारे में। मुझे लगता है इट्स नॉट फार, इनफैक्ट हमारे पास ऑलरेडी एक लॉ है, बट बहुत ही जल्द आप देखेंगे शायद कि स्ट्रिक्ट लॉ जिसमें हैवी फाइन और इवन इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, शायद हमारे सेलिब्रिटीज को जो पान गुटखा सिगरेट ये उटपटांग चीजों का प्रचार करते हैं, सिगरेट का तो खैर नहीं करते बट पान गुटखा इन सब का तो करता ही है, और खुद कभी नहीं कंज्यूम करेंगे लेकिन एडवर्टीजमेंट में ऐसे दिखाते हैं एज इफ बेस्ट चीज है ये, और लोग बहुत ज्यादा, खासतौर पे यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है इससे, तो सून इवन दे विल बी कैप्चर्ड एंड हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बहुत छोटी सी न्यूज है। चाइना ने 18 महीनों बाद, क्योंकि लड़ाई हमारी चलती रहती है चाइना से, जब देखो हमारी टेरिटरी में घुस के बैठ जाते हैं, बोलते हैं हमारी टेरिटरी है, तो चाइना के साथ लड़ाइयां चलती रहती हैं। 18 महीने से कोई भी चाइना का एम्बेसडर टू इंडिया नहीं था। फाइनली प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने एक अपॉइंट किए हैं चाइनाज न्यू एम्बेसडर टू इंडिया, और उनका नाम है शू फीहोंग। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, क्योंकि 18 महीनों बाद, 1.5 साल से कोई चाइनाज एम्बेसडर टू इंडिया नहीं था। अच्छा नेक्स्ट, फोकस ऑन मदर टंग फ्रॉम अर्ली स्टेजेस, ये सीबीएसई ने बोला है। हमारी 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी और उसके अंदर एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 में निकाला गया था। इसमें एटलीस्ट 5th ग्रेड तक और प्रेफरेबली 8वीं क्लास तक, मतलब बचपन से, अर्ली स्टेजेस से ही अब ध्यान दिया जाएगा मदर टंग में एजुकेशन प्रोवाइड करने में, ताकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, बच्चे दे आर मूविंग टूवर्ड्स वेस्टर्न लैंग्वेजेस, स्पेशली इंग्लिश, अपनी खुद की मदर टंग उनको ढंग से नहीं आती है। तो वी नीड टू ब्रिंग द किड्स बैक टू देयर रूट्स, दैट इज द एंटायर पॉइंट, कि मदर टंग में बेसिक अर्ली स्टेजेस में कम से कम मदर टंग में पे ध्यान देकर एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, ऐसा सीबीएसई का कहना है। सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ओके, अच्छा नेक्स्ट, यहां पे हम बात करने वाले हैं जो कि मैंने बोला था पेलिएटिव केयर की। इसके बारे में क्या डिफरेंस है इसका, पेलिएटिव केयर का एंड यूथनेशिया जिसकी हम बात करते हैं, क्या यूथनेशिया इंडिया में अलाउड है या नहीं है, ऑल दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। कई लोग ये पेलिएटिव केयर को ना कंफ्यूज करते हैं विथ यूथनेशिया, तो उसी का डिफरेंस हम जानने वाले हैं। और अभी हाल ही में मई में ही एक 3 जज बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस भी सुना था जिसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी थे, और उन्होंने ये पेलिएटिव केयर के इंपॉर्टेंस को अंडरलाइन किया है। यूथनेशिया क्या होता है, 2 तरीके के होते हैं, देयर इज एक्टिव यूथनेशिया एंड देयर इज पैसिव यूथनेशिया। तो ये एक्टिव और पैसिव यूथनेशिया में बेसिकली मर्सी किलिंग होती है ये, मतलब किसी इंसान को इस तरीके की क्रिटिकल डिजीज या क्रिटिकली सिक या इल है वो, कि अब मेडिकल साइंस भी उनके जीवन काल में इतना एडवांस नहीं कर सकता कि उनको सुधार पाए, उनके लाइफ हो सकता है पैरालाइज हो गए हो यहां से नीचे, और कोई भी स्कोप नहीं है मेडिकल साइंस में फिलहाल कि उनकी लाइफ बेटर हो सके या उनकी बीमारी ठीक हो सके, और वो इस तरीके का जीवन नहीं जीना चाहते, दे वॉन्ट टू एंड दिस लाइफ। तो कई सारी कंट्रीज में एक्टिव यूथनेशिया अलाउड है, जिसमें बॉटल्स के थ्रू या इंजेक्शंस के थ्रू एक दवाई दी जाती है एंड द पर्सन डाइज आफ्टर इट अपनी खुद की मर्जी से। तो बेसिकली ये एक लीगल फॉर्म ऑफ, मतलब अलाउड फॉर्म ऑफ सुसाइड है। पैसिव यूथनेशिया में पैसिवली किया जाता है, इंडिया में पैसिव यूथनेशिया अलाउड है। पैसिव यूथनेशिया के अंडर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में अलाउ किया था अरुणा शॉनबाग के, इसमें कोई इंसान अगर लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे या वेंटिलेटर पे है तो उनका वेंटिलेटर हटा दिया जाता है। अगर उसके बाद वो इंसान जिंदा बच जाता है खुद की दम पे तो उनको मारा नहीं जाता, लेकिन लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने के बाद इफ दैट पर्सन डाइज तो बेसिकली उनको मरने दिया जाता है। दैट इज पैसिव यूथनेशिया, एक्टिवली लाइफ नहीं ले रहे। पैसिवली अगर इतनी खराब कंडीशन है कि वेंटिलेटर पे है और उनके फैमिली मेंबर्स चाहते हैं वेंटिलेटर से हटाना या वो खुद चाहते हैं, तो वह वेंटिलेटर हटा दिया जाता है एंड देन इफ दे सर्वाइव दे सर्वाइव, इफ दे डाई दे डाई। तो ये इंडिया में अलाउड है, एक्टिव यूथनेशिया अलाउड नहीं है। अब इस पूरे आर्टिकल का पॉइंट क्या है, द एंटायर पॉइंट इज 2 डेथ्स यहाँ पे कंपेयर की गई हैं, दैट ऑफ 40th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जिनका नाम है रोनाल्ड रीगन।
एंड जो कि पीसफुली अपने घर पे अपनी फैमिली के साथ सराउंड होके मरे थे। एंड दूसरे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी डेथ हुई थी 2018 में, उनको स्ट्रोक आया था। उसके बाद 9 साल तक काफी खराब, मतलब जिसको नॉन एम्बुलेंट कंडीशन होती है उसमें वो 9 साल तक रहे थे। एंड देन फाइनली 35 दिन तक अपनी लाइफ से के लिए लड़ने के बाद ही डाइड इन एम्स। इन दोनों का कंपैरिजन का पॉइंट क्या है? टू शो द डिफरेंस इन द मेंटालिटी ऑफ यूरोपियंस या रादर वेस्टर्नर्स एंड इंडिया। इंडिया में ना लोगों की एक मेंटालिटी बन चुकी है और लोग आईसीयू को बहुत कैजुअली अब ट्रीट करते हैं। जहां पहले आईसीयू में सिर्फ तब जाया जाता था जब एकदम सर्वाइवल के लिए ही, मतलब एक्सट्रीमली नेसेसरी वाला। अब आईसीयू में इसलिए जाया जाता है कि लोगों को एक्सपेक्टेशन होती है डॉक्टर से कि किसी तरीके से जिंदा रख दो बस। दैट हैज बिकम द मेंटालिटी। और इस आर्टिकल में एक इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया है जिसको बोला गया है डेथ लिटरेसी। और ये बोला गया है कि क्योंकि अब सब न्यूक्लियर फैमिली में अपन रहते हैं, तो उस न्यूक्लियर फैमिली में लोगों को या बच्चों को या यूथ को डेथ की लिटरेसी नहीं है, डेथ का अंदाजा नहीं है कि होता क्या और उससे डील कैसे करें। तो ये नॉलेज ना होने के कारण, बिकॉज दे डोंट हैव दैट क्लोजनेस टू डेथ एनी मोर, उनको पता नहीं है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और यहां सवाल आता है या बात आती है पैलिशियल केयर की या पेलिएटिव केयर की। पेलिएटिव केयर बेसिकली ये होता है कि कोई जो इंसान जिसकी सीरियस इलनेस है, कोई बहुत सीरियस इलनेस है, उसके आखिरी के दिनों में उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रखी जाए। इस चीज को पेलिएटिव केयर कहते हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इंपॉर्टेंस दिया है। क्योंकि आखिरी के दिनों में कई बार लोग ऐसे फेज में, ऐसे कंडीशन में होते हैं कि वो बता तक नहीं पाते हैं हाउ मच पेन और सफरिंग दे आर गोइंग थ्रू। तो उस टाइम पे पीपल हेल्थ टू राइट जो होती, राइट टू हेल्थ जो हमारी होती है, उसके अंडर पेलिएटिव केयर भी आना चाहिए। दैट इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग कि इंसान जो पूरे जीवन डिग्निफाइड जीवन जीने का ट्राई करता है, उसकी मौत भी पीसफुल और डिग्निफाइड आनी चाहिए। और जो जबरदस्ती डॉक्टर्स को यूज करके, जबरदस्ती करके जो जिंदा रखवाते हैं कि कुछ भी करो आप बस बचा लो, या तो वैसे या फिर लामा डामा साइन करवा के डॉक्टर रिलीज कर देते हैं कि भैया साइन करो, आपके घर वाले अगर मर जाए तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो आधे से ज्यादा लोग तो वहीं डर जाते हैं। इसलिए इंडिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस और जरूरत है पेलिएटिव केयर की। ओके अच्छा, नेक्स्ट प्लास्टिक सोल्यूशन के बारे में, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो एक ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी साइन की गई है, या बेसिकली बातचीत चल रही है इसको साइन करने का, जिसमें 175 से भी ज्यादा मेंबर नेशंस यूएन के जो हैं, इन्होंने मिलके बैठ के बातचीत की है। और ये अभी बात खत्म नहीं हुई है। ये साउथ कोरिया में एक और नवंबर में कॉन्फ्रेंस है, वहां पर मिलके बैठ के आगे की बातचीत करेंगे। तो अभी इसका कोई कंक्लूजन नहीं पहुंचा है, बट इसके अंडर क्या कर रहे हैं कि प्लास्टिक को पूरी दुनिया, मतलब एटलीस्ट इन 75 कंट्रीज से कंप्लीट बैन। अब यहां पर डेवलप्ड कंट्रीज तो इंसिस्ट कर रही है कि चलो टारगेट सेट करते हैं, टारगेट ईयर सेट करते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया हेजिटेट कर रही है, और सही रीजंस की वजह से। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जैसी इंपॉर्टेंट चीज, अब हम इस कमरे में बैठे हैं, ऑलमोस्ट आई एम सराउंडेड बाय प्लास्टिक। प्लास्टिक जैसी चीज को कंप्लीट बैन लगाना विदाउट नोइंग कि कोई अच्छा ऑल्टरनेटिव, अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव, वर्केबल ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है कि नहीं, इज अ ह्यूज स्टेप। यहां पर इंडिया ने बात की है एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो बहुत सारी और जगहों पे भी इंडिया बात कर चुका है, ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब सारी कंट्रीज के गोल कॉमन होंगे कि प्लास्टिक फ्री बनाना है दुनिया को, हमारा भी वही गोल है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट। हम नहीं कर सकते 2040 तक, शायद हमको 2070 तक चाहिए रहेगा ये करने के लिए, बिकॉज वी आर अ डेवलपिंग कंट्री। ना हमारे पास उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना उस लेवल की फाइनेंसिंग है, ना फंडिंग है, और इस तरीके से और भी कई सारी डेवलपिंग कंट्रीज। तो इंडिया ऑलवेज इंसिस्ट्स ऑन कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिया का कहना है कि जो डेवलप्ड कंट्री है, जो इस चीज को जल्दी कर सकती है, उनको अपने ऊपर स्ट्रिक्ट तरीके से लॉज लगाने चाहिए। तुम जल्दी कर लो, तुम 2040 तक कर लो। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकती, वो थोड़ा आराम से करेंगी। तो गोल कॉमन है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन कंट्रीज के हिसाब से डिवाइड होना चाहिए। दैट्स व्हाट इंडिया हैज सेड।
तो डेवलप्ड कंट्रीज को थोड़ा स्ट्रिक्ट टारगेट सेट करना चाहिए, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए थोड़ा लीनियंट, और अंडर डेवलप्ड के लिए उससे भी ज्यादा लीनियंस अप्रोच। ठीक है, दैट इज द एंटायर प्लास्टिक सोल्यूशन। अच्छा, लास्ट, यूके जो डिपोर्ट कर रहा है माइग्रेंट्स टू रवांडा। अब ये यहाँ पे इस चीज की न्यूज क्यों बनी है, क्योंकि ये माइग्रेंट्स ना इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं है कि उठ के अपनी कंट्री से आ गए जॉब ढूंढने के लिए और यहीं रह गए, ये असाइलम सीकर्स है। क्योंकि रवांडा में जो गवर्नमेंट है वो काफी ज्यादा ऐसे दबी कुचली सी गवर्नमेंट है, मतलब ऑपरेशन, जो भी ऑपोजिशन की आवाज है, कोई भी इंसान गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करे उसको ऑपरेस करना, फ्री एंड फेयर प्रेस बची ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ खास डेवलपमेंट नहीं है, पॉपुलेशन बहुत डेंसली, मतलब कंट्री का साइज छोटा है, वहां पे 13 मिलियन लोग बसे हुए हैं, फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं है, तो वहां से लोग भागकर कई बार असाइलम सीक करते हुए आते हैं, मतलब शरण मांगते हुए। ऐसे में अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी, अगर कोई कंट्री उनको भगा देती है, डिपोर्ट करती है, तो उसको अच्छे नजर से नहीं देखा जाता इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। ठीक है, इट्स फ्राउंड अपॉन। तो यूके ने एक वॉलेंटरी रिटर्न सिस्टम बेसिकली निकाला है या स्कीम निकाली है, जिसके अंदर ये क्या कर रहे हैं, ये जो असाइलम सीकर्स हैं इनको बोल रहे हैं कि तुम कोई भी ऐसी कंट्री जो आपको एक्सेप्ट कर ले या कोई भी अदर सेफ थर्ड कंट्री हमारे अलावा चले जाओ, हम आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, आप जाओ उधर रहो, हम आपको रहने का खाने का वन टाइम पेमेंट देंगे, एक बार में पेमेंट रिलीज करेंगे, बस इधर नहीं, कोई भी एनी कंट्री विच एक्सेप्ट्स यू या एनी थर्ड कंट्री, आप वहां जाके बच जाओ प्लीज। ठीक है, अब रवांडा की जो गवर्नमेंट है उनके लिए इस चीज में क्या फायदा है, यूके ने उनको भी डेवलपमेंट के लिए फंड्स प्रॉमिस किए। अभी तक यूके ऑलरेडी कुछ 220 मिलियन पाउंड्स दे चुका है रवांडा की गवर्नमेंट को, बट आगे भी डेवलपमेंट के लिए फंड्स प्रॉमिस किए हैं, और इस तरीके से डिपोर्ट कर रहा है यूके द इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम रवांडा। ठीक है, अच्छा, रवांडा इज अ कंट्री इन विच कॉन्टिनेंट, यू हैव टू टेल मी इन द कॉमेंट्स बिलो, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। कोई भी कंट्री हम इस तरीके की पढ़ते हैं, आदत डाल लो, फटाक से गूगल मैप्स पे जाओ, गूगल मैप्स खोलो एंड लुक एट वेयर द कंट्री इज, एक कंट्री करके देखोगे, ऑटोमेटिकली दिमाग में पूरा वर्ल्ड मैप फीड हो जाएगा एंड जोर या वजन भी नहीं पड़ेगा। एक साथ बजाय अगर हम एक साथ करने के लिए बैठते हैं ना, तो इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट। ओके, कमिंग ऑन टू द लास्ट न्यूज़पेपर, दैट इज 9th का। यहां पे बहुत छोटी छोटी सी खबरें हैं, काफी इंटरेस्टिंग सी, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो 5457 इलीगल माइग्रेंट्स आइडेंटिफाई किए गए इन कमजोंग, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है इन मणिपुर। अब मणिपुर में ऑलरेडी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बिटवीन कोकी ग्रुप एंड मीती ग्रुप, जो उनके हिली एरियाज में ट्राइबल लोग रहते हैं और जो लो लाइन वैलीज में रहते हैं। 1 साल से ज्यादा हो चुका है इस कॉन्फ्लिक्ट को चलते। बगल में जो लगा हुआ कंट्री है उनके, म्यांमार में हाल ही में मिलिट्री ने ओवरटेक कर लिया है गवर्नमेंट को, तो वहां अनरेस्ट आ चुका है। वहां से भाग भाग के लोग बचने के लिए बगल का बॉर्डरिंग स्टेट है जो मणिपुर, वहां घुस रहे हैं, मणिपुर और मेघालय में। अब जो ऑलरेडी इतना छोटा सा स्टेट है, जहां पर वहां की खुद की कम्युनिटीज आपस में लड़ रही हैं और संभल नहीं पा रही हैं, वहां दूसरे कंट्री के भागे हुए लोग अगर आ जाते हैं तो कहां से एडमिनिस्ट्रेशन संभल पाएगा। और यही कहना है यहाँ के चीफ मिनिस्टर मिस्टर बीरेन सिंह का। तो उन्होंने इन लोगों में से, जितने हमने गिने 5457 में से 5173 का बायोमेट्रिक लिया है और इनको बाकायदा डिपोर्ट वापस किया जाएगा, वापस अपनी कंट्री भेजा जाएगा। क्योंकि एक तरीके से अगर बोला जाए, एडमिनिस्ट्रेशन में इतनी क्षमता ही नहीं है कि इनको अपनी स्टेट में रख के संभाल पाए। ठीक है, अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का सेक्शन 26 क्लॉज 5 62 क्लॉज 5 बात करता है कि जो भी अंडर ट्रायल लोग हैं, अक्यूज नहीं, मतलब जिनके ऊपर आरोप लगा के प्रूव हो चुका है वो नहीं, अंडर ट्रायल है, जिनके ऊपर केस भी चल रहा है और वो जेल में है, वो वोट नहीं कर सकते। यहाँ पे एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब भैया जो अंडर ट्रायल लोग हैं
अगर इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, वो कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शंस, तो जो अंडर ट्रायल 4 लाख से भी ज्यादा लोग जेल में भरे पड़े हैं, उनसे वोट क्यों नहीं दिलवा सकते? ये तो एकदम ही सरासर गलत है एंड इट इज अ रॉन्ग आउटडेटेड लॉ है ये, इसमें रिफॉर्म की काफी ज्यादा जरूरत है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, एयर इंडिया एक्सप्रेस को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि भैया फटाफट अपना डिस्प्यूट सॉल्व करो। यहाँ पे हो क्या रहा है, 2 एयरलाइंस है, एयर इंडिया एशिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस। इन दोनों एयरलाइंस को बोला है, ओवरटेक किया है या बेसिकली एक्वायर किया है टाटा ग्रुप ने। टाटा ग्रुप ने विस्तारा को भी किया है। यहां पे दिक्कत क्या हो रही है कि टाटा ग्रुप के एक्वायर करने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि हम इन दोनों को ना मर्ज कर देंगे। ऐसा डिसीजन निकलते ही अभी 3-4 दिनों पहले ही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट्स निकलनी थी, सडनली 300 से भी ज्यादा स्टाफ ने सिक लीव डाल दी और अपने फोन्स ऑफ कर दिए। तो कुछ 80 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा एयर इंडिया एक्सप्रेस को, और ये 2012 के बाद होने वाला इतना बड़ा एयरलाइन मैल फंक्शन था इंडिया में। ठीक है, तो ऑब्वियसली सेंटर ने इंटरवीन किया और सेंटर ने बोला कि भैया क्या कर रहे हो, देखो रेपुटेशन खराब हो रही है हमारी एयरलाइन सर्विसेज की। इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी थी, लोग एयरपोर्ट गए, उनको एयरपोर्ट जाके पता चला उनकी फ्लाइट नहीं जा रही है। तब जाके पता चला कि एयर इंडिया एक्सप्रेस के एम्प्लॉइज नाराज हैं और उनका ये कहना है कि ये जो मर्जर कर रहे हैं ना एयर इंडिया एशिया के साथ, इसमें एयर इंडिया एशिया के एम्प्लॉइज को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है और उनको बेटर ट्रीटमेंट मिल रहा है, बेटर सैलरीज, बेटर पोजीशंस मिल रही है, इसलिए हम ये एक तरीके का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ टाइम पहले विस्तारा के एम्प्लॉइज ने भी किया था जब टाटा ने ओवरटेक किया था, क्योंकि इस तरीके की टर्म्स एंड कंडीशंस उनके सामने रखी गई थी, जिसे पायलट को बोला गया था कि इफ यू वांट टू कंटिन्यू वर्किंग देन आपकी सैलरी इतनी ही है, इसमें ही काम करना पड़ेगा, एंड दैट सैलरी वाज पहले से ऑलमोस्ट हाफ। एक पायलट बनने के लिए करोड़ों खर्च हो जाते हैं इन द कोर्स। कई लोग ईएमआईज अपने भर रहे होते हैं, अपना लोन चुका रहे होते हैं, और उनकी सैलरी आधी कर देना और मजबूरन उनको काम करना, इस वजह से विस्तारा के क्रू ने भी काफी ज्यादा बड़ी प्रोटेस्ट की थी एंड अब एयर इंडिया एक्सप्रेस के क्रू ने की है। तो इसमें सेंटर ने इंटरवीन करके बोला है कि टेक केयर ऑफ द प्रॉब्लम टाटा ग्रुप को। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, इंडिया इज नाउ द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर पावर। पहले अपने ऊपर जापान था, बट अब अपन जापान से ऊपर निकल चुके हैं, 3rd लार्जेस्ट बन चुके हैं अपन सोलर पावर में। 113 बिलियन यूनिट्स ऑफ सोलर पावर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी भी हाईएस्ट सबसे ऊपर कंट्री है चाइना, जो कि 584, मतलब अपन आसपास भी नहीं है, 584 बिलियन यूनिट्स ऑफ सोलर पावर प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, पहले जापान 3rd प्लेस पे आता था, अब इंडिया 3rd प्लेस पर आ गया है। अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, ये बहुत छोटी सी न्यूज है। यहाँ पे नासा ने वर्किंग आउट टाइम, बेसिकली नासा वर्कआउट कर रहा है एक स्टैंडर्ड टाइम फॉर मून। तो धीरे धीरे इनका एम है कि हर सेलेस्टियल बॉडी के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम सेट करेंगे या स्टैंडर्ड टाइम वर्कआउट करेंगे उस बॉडी के खुद के या उस प्लैनेट के खुद के रोटेशन और रेवोल्यूशन के हिसाब से। ठीक है, तो इन्होंने 2025 में एक आर्टेमिस मिशन भेज रहे हैं जो मून का चक्कर काट के वापस आएगा, क्योंकि नासा वांट्स टू सेंड अ मैन्ड मिशन ऑन मून सून। तो आर्टेमिस पहले भेज रहे हैं और ये आर्टेमिस यही करने वाली है, बेसिकली स्टैंडर्ड टाइम फॉर मून आर्टेमिस मिशन के पहले नासा फिगर आउट करके सेट करने वाली है। ठीक है, एंड लास्ट, डेट ओड बाय साउथ एशियन नेशंस टू चाइना हिट्स रिकॉर्ड लेवल। तो जब से यूएसए ने अपने हाथ पीछे खींचे थे, अपनी मिलिट्री को वापस लिया था एशियन कंट्रीज से, उस सुपर पावर की जगह चाइना ने ले ली थी। अब 2010 के बाद जब से चाइना की नई पॉलिसी आई थी विच इज गोइंग ग्लोबल, उसके बाद से अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ब्रॉड करने के लिए और फॉरेन फंडिंग एक्स्ट्रा प्रोवाइड करने के लिए चाइना अक्सर कंट्रीज को, खासतौर पे नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज को बहुत हाई डेट्स प्रोवाइड करता था, मतलब हाई लेवल पे फंडिंग और लोन देता था। ये एक तरीके का चाइना का कंट्रोलिंग टैक्टिक भी था, मतलब आप किसी कंट्री को इतना ज्यादा उधार के अंडर अपने कर लो कि फिर आप जो बोलो उसकी गवर्नमेंट को करना ही पड़े, वरना आप वापस मांग लोगे अपने पैसे।
तो इस तरीके का एक चाइना का कंट्रोलिंग टैक्टिक भी था। लेकिन और इसके हिसाब से, रिपोर्ट्स के हिसाब से सबसे ज्यादा जिस कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा जो चाइना के डेट में है दैट इज साउथ एशिया, एंड उसमें भी सबसे ज्यादा डेट में है पाकिस्तान। बट हाल ही में पिछले कुछ सालों में 2022 के बाद से चाइना ने कम कर दिया है इस तरीके के लोन्स प्रोवाइड करना और फंड्स प्रोवाइड करना। क्यों? क्योंकि बहुत सारी डिफॉल्टर कंट्रीज निकली हैं, फॉर एग्जांपल श्रीलंका। अब जो भी चाइना ने पैसे दिए थे उसको उस कंट्री ने जहां जहां इन्वेस्ट किया वो फेल हो गए, तो वो डिफॉल्टर बन गए, मतलब पैसे रिटर्न नहीं कर सकते। इस तरीके की बहुत सारी डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैव बिकम डिफॉल्टर। तो चाइना ने इन्वेस्टमेंट के तौर पे जहां जहां जिन कंट्रीज को पैसे दिए थे वो अब वापस नहीं मिल रहे, और चाइना की खुद की इकोनॉमी भी कुछ खास स्टेबल अभी चल नहीं रही है, इसलिए अब इस तरीके के लोन्स प्रोवाइड करना चाइना ने बहुत कम कर दिया है। ठीक है, सो दिस वाज द लास्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ फ्रॉम द न्यूज़पेपर टुडे। नेक्स्ट अपन मिलने वाले हैं ट्यूसडे की क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 10th, 11th, 12th और 13th को क्या क्या हुआ विद द न्यूज़पेपर इन फ्रंट ऑफ अस। इसी तरीके से आप अगर 2-2 सेशंस पर वीक अटेंड कर लेते हैं तो आपको न्यूज़पेपर अलग से पढ़ने की, रेलेवेंट इरेलेवेंट छांटने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। यू विल नो एवरीथिंग देयर इज इन द न्यूज़पेपर एंड यू वोंट इवन हैव टू read it. I hope this session makes it extremely easy for you. इसी तरीके के और informative videos के लिए you can head on to our YouTube channel which is Yes Academy for Law. I'll see you guys again very soon. Thank you all for joining me in today's session. This is Vishishta signing off.